नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पंड्या स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ डिस्कशन के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज तारीख है 9 जनवरी 2024 और ये पहली खबर जो है वो दैनिक भास्कर न्यूज़ पेपर की है। पहली खबर है, श्री करणपुर ने मंत्री नहीं स्वाभिमान चुना। इस खबर के क्या मायने हैं समझते हैं। श्री करणपुर किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि ये जगह का नाम है और ये गंगानगर में है और गंगानगर में नहीं, श्री गंगानगर में एक जगह है। और दरअसल ये विधानसभा सीट है जहां पर चुनाव असेंबली इलेक्शन के समय इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे वो चुनाव से पहले उनका निधन हो गया था, एक्सपायर हो गए थे। अब और जगह 199 सीटों पर तो चुनाव हुए जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद उन्होंने ये काम किया कि यहाँ के वो प्रत्याशी जिन्होंने अभी चुनाव जीता भी नहीं था उनको मंत्री बना दिया। एक तरह से यह आचार संहिता का उल्लंघन था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 164(4) में कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अभी चुनाव जीता नहीं है उसे मंत्री बनाया जा सकता है, इवन मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। बशर्त है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव जीतना होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हीं के पुत्र इस चुनाव में प्रत्याशी थे और उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट जो मंत्री बनाए गए थे उनका नाम है टीटी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। दोस्तों, अगर ये केंद्र का चुनाव होता या लोकसभा में होता तो वहाँ पर चुनाव हारने की स्थिति में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जा सकता था। ऐसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी किया गया था। वो भी इस तरह से राज्यसभा से नॉमिनेट हुए थे, फिर प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से किसी को मंत्री बनाए जाने के बाद उसको वह अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। टीटी ने अभी मंत्री बनने के बाद कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया था कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और ये इस तरह का प्रावधान है आर्टिकल 164(4) में। केंद्र में 75 आर्टिकल 75 के 5th सेक्शन में यही चीज़ लिखी हुई है कि वहाँ पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतना होगा। ऐसा ममता बनर्जी के साथ हुआ था। नंदीग्राम विधानसभा सीट से वो चुनाव हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ बहुत ज़्यादा डिफेंस से बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, तो वो वापस उपचुनाव जीतती हैं और मुख्यमंत्री बनती हैं 3rd टर्म्स के लिए। तो दोस्तों, इसमें इसका मायना यही है कि करणपुर के लोगों ने मतलब उनको ग्रांटेड ले लिया था कि अब चुनाव जीत गए हैं, उनके बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने मंत्री बना दिया है, तो अब एक फॉर्मेलिटी बाकी है जो करणपुर के लोग करेंगे कि वो उनको जिता दें और विकास की इस रथ पे सवार हो जाएं। लेकिन करणपुर के लोगों ने अपने मन की सुनी, उन्होंने अपने स्वाभिमान की सुनी कि उनको कंसीडर ही नहीं किया गया, उनको मंत्री बना दिया गया, जबकि उनको अभी उन्होंने अपना मैंडेट दिया ही नहीं है। उनके वोट मिलने से पहले उनको मंत्री कैसे बना दिया। तो उन्होंने अपने स्वाभिमान के चलते जो मंत्री बनाए गए थे टीटी, उनको अपने पद से उतार के नीचे ले आए हैं और उन्होंने अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को वापस विजयी बनाया। दोस्तों, ऐसा होता है, सिंपैथी की एक वेव चलती है जब चुनाव से पहले किसी दुर्घटना में या किसी तरह आकस्मिक निधन हो जाता है प्रत्याशी का, तो उसके बाद के जो प्रत्याशी हैं उसको इस सहानुभूति की लहर का फ़ायदा मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि यह सहानुभूति की वजह से ही मिली जीत है, बहुत सारे और कारण हो सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो इतने लायक न हो, इतने पॉपुलर न हो। भीतरघात भी एक कारण बताया गया कि बहुत बार पार्टी एक ही कैंडिडेट को बार बार प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसके आसपास के पार्टी के और कार्यकर्ता हैं वो उससे नाखुश रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, उनका सहयोग नहीं रहता। या फिर लोग सबसे बड़े इवेल्यूएटर होते हैं, वो जानते हैं कि किसको जिताना अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए। तो यही हुआ, लोगों ने अपना मैंडेट कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया और इस तरह से करणपुर ने मंत्री नहीं स्वाभिमान चुना। मंत्री जो बन चुके थे उनको भी नकार दिया और उन्होंने अपने दिल की सुनी और कांग्रेस प्रत्याशी को चुना। तो दूसरी खबर है, बदल रही है सोच, 40% मरीजों ने ब्रांडेड छोड़कर जेनरिक दवाई ली। दोस्तों, जन औषधि केंद्र हैं, जन औषधि केंद्र पर क्या है कि जो दवाई है उसको एक सिंपल साल्ट होता है, उसी नाम से वो बिक रहा होता है। जैसे दूध है तो वो दूध नाम से ही बिकेगा जब वो एक डब्बे में से निकाल के बेचा जाएगा, लेकिन जब उसको किसी पास्चुराइज पॉलीथीन में या पॉली पैक में बंद करके बेचा जाएगा तब उस पर एक ब्रांड का नाम होगा। तो वो सिर्फ दूध नहीं रहता, वो फिर अमूल बन जाता है, सरस बन जाता है, वेरका बन जाता है, इस तरह से सांची बन जाता है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, जेनरिक दवाएं वही हैं जो उसमें साल्ट होगा उसी का नाम है। तो अगर वो नाम लिखा जाता है तो वो इजीली जन औषधि केंद्रों पर बड़ी आसानी से मिल जाता है और जेनरिक दवाओं की कीमत काफ़ी कम होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेडिकल स्टोर पे मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं से उसकी कीमत है वो 50 से 60% सस्ती होती है।
तो इस वजह से जेनरिक दवाओं को प्रीफर किया जाना चाहिए, लेकिन उसके रास्ते में एक बाधा ये थी कि डॉक्टर की लिखावट, और ये लिखावट इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी होती जाती है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो लिखे खुदा पढ़े मूसा, वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा ही उसको पढ़े और वही पढ़ेगा तो वही उसको मेडिसिन दे सकेगा। उनको एक तरह से ये कोड वर्ड होते हैं, उसको एनकोड डिकोड वही कर सकता है जिस वो चाहते हैं, जो इंटेंटेड हो उसको डिकोड करने के लिए सिर्फ वही उसे डिकोड करता है। तो उसके लिए कोर्ट ने अभी अभी ऐसा ही एक कोई केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने डॉक्टर को बुलाया था और उसको और पूरे डॉक्टर फेटर्निटी को इसके लिए लताड़ा भी, कहा कि आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारें, इस तरह से कोडिफाई वे में कोई मैसेज न लिखें, ये हर किसी को इंटरप्रेट करना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन अब आ चुका है, इसके बाद हर आदमी का अधिकार है क्या लिखा जा रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, कौन सी दवाई दी जा रही है, उसको जानने का उसका अधिकार है। तो दोस्तों, जब आप जेनरिक दवाओं के लिए ऑप्ट करेंगे, दवाएं सस्ती हो जाएंगी और यकीन मानिए ये भी उतनी ही इफेक्टिव होती हैं, बल्कि और ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तीसरी खबर है, 2000 रुपये के नोट रह गए हों तो डाकघर में जमा कराएं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमने कहीं ऐसी जगह पे नोट को छुपा के रखा है, हम इस सोच के साथ कि बहुत ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ ढूंढेंगे और वो नोट मिल जाएगी, लेकिन समय के साथ बहुत बार हमारी मेमोरी फेड हो जाती है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। नोटबंदी के बाद बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उसकी जो लास्ट डेट थी, कट ऑफ डेट थी, वो निकल गई, उसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत करेंसी नोट्स मिले, लेकिन अब उसका कोई सेंस नहीं था। अच्छे क्रिस्प करारे नोट हैं, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं हैं। लोग उसको देखते हैं और मन ही मन दुखी होते हैं, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी आपके पास एक मौका है, अगर 2000 की नोट, वैसे तो 2000 की नोट का बनना काफ़ी टाइम से बंद हो गया है, 17-18 के बाद शायद इसकी छपाई भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी अब हमको देखने काफ़ी टाइम से 2000 की दो नोट देखने भी नहीं मिली है, लेकिन किसी के पास फिर भी किसी तरह रह गई है तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको बदलवा सकता है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैटर है मनी का, और पैसा अगर आपके पास रह गया है, अगर ये खबर आप तक पहुंच जाए और हो सकता है आपके पास ऐसी एक या दो नोटें भी बच गई हैं, तो आप इसकी क्रेडिट मुझे दे सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपके पैसों को कुछ भी मिट्टी होने से बचा लिया। एक और न्यूज़ है, विपक्ष को एक दमदार नारी की दरकार है। दोस्तों, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को बताया गया कि बहुत बार कैसे कुछ बातें हैं लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। जैसे अभी अभी मैंने कहीं एक रील या सोशल मीडिया पे देखा था, उसमें एक बच्चे से पूछा जाता है कि आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो कहता है मोदी, और उससे बोलते हैं कि पूरा नाम क्या है, तो वो कहता है मोदी सरकार। तो उन्होंने सुना होगा, ज़रूर यही सुना होगा कि अब की बार मोदी सरकार, तो उनको लगता है मोदी सरकार ये इनका पूरा नाम। तो ये साइकोलॉजी होती है कि आप कितना इफेक्टिवली कोई स्लोगन ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, वो बहुत बार लोगों के दिलों में घर कर जाता है, और वो ऐसा घर कर जाता है कि उसके बाद उस कैंडिडेट को हराना मुश्किल हो जाता है। उसमें ये ह्यूमन साइकोलॉजी का उपयोग किया गया होता है। दोस्तों, यही हुआ है कि अभी मोदी गवर्नमेंट में भी बहुत सारी ऐसी भूलें हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जिस पे बहुत मंथन की, विमर्श की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे नोटबंदी थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया नोटबंदी करने से पहले, अचानक आके सुना दिया कि कल से नोट बंद। कृषि कानून थे, उस पर भी ज़्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ, उसको भी ले आए। हाँ, ऐसा कोई बिल्कुल दिखने वाला ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे डिसीजन थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जीएसटी था, जीएसटी भी आनंद फानन में ले आए, बेशक बहुत ज़रूरी था, बहुत टाइम से पेंडिंग था, लेकिन उसके आने के बाद लगभग 130 उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसमें संशोधन हो चुके हैं। मतलब ये माना जा सकता है कि ये सारे संशोधन पहले भी हो सकते थे, उसके बाद भी उसको लाया जा सकता था, लेकिन नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम जल्दबाजी में किए हैं। तो एक तरह से फिर भी, लेकिन विपक्ष इनको घेर नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा कोई भी स्लोगन नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई की नहीं मिल पा रही है जिस पे वो उसका घेराव कर सके। विपक्ष बहुत कोशिश कर रहा है कि इस तरह से चाइना है वो लद्दाख से अंदर की तरफ आ रहा है, या कृषि कानूनों की बात कर ली जाए, या कुछ भी इस तरह से घेराव की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है क्योंकि उनको अच्छी की नहीं मिल रही है। ऐसा बताया जाता है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ होती है वो इतनी इफेक्टिव हो जाती है। वीपी सिंह का एग्जाम्पल बताया गया है कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वीपी सिंह इलाहाबाद में जाकर उपचुनाव के दौरान इस तरह से प्रचार करते थे कि अपने कार्यकर्ताओं को बोल के गांव के लोगों को पेड़ के नीचे इकट्ठा करते और बात करके ये बताते थे कि मैं आपको ये संदेश देने आया हूँ। अपनी जेब से माचिस निकालते और कहते कि आप भले कोई कितना भी गरीब हो, सब माचिस का उपयोग करते हैं, और माचिस जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं आपसे टैक्स लिया जा रहा है, इसमें से कुछ पैसा आप सरकार को देते हो एक माचिस खरीदते समय,
और वो पैसा सरकार के पास जाता है। और सरकार जब बॉफोर्स जैसा कोई घोटाला करती है, बॉफोर्स कोई बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं था, 64 करोड़ रुपये का मामला था उस समय, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखें तब भी उतना बड़ा कांड नहीं था जितना बाद में कॉमनवेल्थ और 2G स्कैम जैसे हुए। तो फिर भी वहाँ पर लोग उस बात से जुड़ जाते हैं, उस बात को समझ जाते हैं कि हम गरीबों का माचिस पे लिया गया टैक्स भी इस तरह से मिसयूज़ हो रहा है और वहाँ पर करोड़ों का घोटाला हो रहा है। तो जब ये बात लोगों को समझ आ जाती है तो फिर लोग आपके प्रचारक बन जाते हैं। यही हुआ वीपी सिंह के साथ। ऐसा ही एक स्लोगन जनरेट करने में इंदिरा गांधी भी सक्सेसफुल हो गई थी कि वो इंदिरा को हटाना चाहते हैं और इंदिरा गरीबी हटाना चाहती है। लोगों को बात समझ में आ गई कि ये हमारी गरीबी हटाना चाह रही हैं, तो हम इनको कैसे हटने दें। तो जब इस तरह का कोई स्लोगन, कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है तो इसके बाद लोग किस तरह सक्सेसफुल हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो बात करने का इफेक्टिव तरीका होना चाहिए, उससे अगला अगर कन्विंस हो जाता है तो इसके बाद आपकी जीत पक्की है। तो दोस्तों ये थी खबर। इसके बाद अगला है कानून बदले, कानून पहले बनाकर बाद में उस पर चर्चा का क्या औचित्य है। इसमें यही गवर्नमेंट की ये बातें बताई गई हैं कि गवर्नमेंट पहले कानून बना लेती है फिर उस पर चर्चा करती है। जैसे अभी रिसेंटली ट्रक ड्राइवरों ने बड़ा विरोध कर दिया था कि हिट एंड रन केस में। अब हिट एंड रन केस वाला जो कानून है वो ये है कि इसमें अगर ट्रक ड्राइवर या कोई भी, ये ट्रक ड्राइवरों ने अपने पे ले लिया है, बाकी उनकी बात नहीं है, ये सबके लिए कॉमन बात है कि कोई भी सड़क ये ओवर स्पीडिंग करता है या रफ ड्राइविंग करते हुए किसी को चोट पहुंचाता है, मार के चला है। बहुत बार ऐसा हम सुनते हैं ना कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार मर गए या इतना घायल होकर यहाँ पे पड़े हुए मिले। तो इसकी वजह यही होती है कि चोट लगाकर वो चले जाते हैं, क्योंकि उस पर कानून इतना सा है कि अगर आप इस तरह करते हो और पकड़े गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का जुर्माना है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा है। तो लोग इस तरह की रिस्क लेते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं। लेकिन जब अगर यही कानून बदल कर ये बना दिया गया कि आपको 10 साल की कारावास हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, और यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनते हुए अगर ऐसा होता है इस केस में भी रुक कर उसका इलाज करवाना, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो फर्स्ट आवर होता है वो गोल्डन आवर होता है। इस पीरियड में उसकी जान के बचने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसको ले जाने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसा ही कहा गया। लेकिन यहाँ पर ये रिस्क भी है ट्रक ड्राइवर की कि अगर वो उस गोल्डन पीरियड में उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए रुक जाते हैं तो लोग उसको भी उसका भी गोल्डन आवर बना सकते हैं, उसको भी हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। क्योंकि लोग बड़े क्रोधित होते हैं ना एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद, वो चाहते हैं कि अगर अपराधी मिल जाए तो उसको वहीं मार दें। तो एक ये भी कंसर्न है कि अगर वो रुकते हैं तो सज़ा कम हो सकती है, 10 साल की बजाय 7 साल हो सकती है, जुर्माना भी कम हो सकता है। लेकिन जुर्माना कम करने के लिए वो अपने जान की रिस्क तो ले नहीं सकता ना कि वो वहाँ रुके और भीड़ उसको मॉब लिंचिंग कर दे। तो यही सब कानून है। अब इसमें इसका समाधान क्या है? इसका समाधान जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो सैटेलाइट, एआई, जो ऐसी टेक्नोलॉजी हैं उससे ये इनबिल्ट हो जाने चाहिए। हर गाड़ी में एक ऐसा कैमरा होना चाहिए, जीपीएस और उसकी लोकेशन, उसकी सारे इवेंट की मॉनिटरिंग हो, उसका कंप्लीट विजिलेंस हो, उस गाड़ी ने किस स्पीड में चलाई, वो कितनी गाड़ियों को उसने ओवरटेक किया, ओवरटेक करते हुए कहाँ उसने गड़बड़ की, लेन में रहा या बाहर निकला, इस तरह का कंप्लीट रिपोर्ट हो। और वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें एआई से एक रेगुलेट हो। जहाँ पर भी जो अच्छी ड्राइविंग करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए इस मंथ का अच्छी ड्राइविंग का, और नहीं, और जो कंटिन्यूसली इस तरह की अच्छी ड्राइविंग में कॉम्पिटेंसी उसकी नहीं है या बुरी तरह से ड्राइविंग कर रहा है तो उसका लाइसेंस धीरे धीरे करके उसमें विजिलेंस में आना चाहिए, उसका फिर से टेस्ट होना चाहिए, और वो अगर बार बार ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस है वो रद्द कर देना चाहिए। ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, मतलब देयर आर सो मेनी वेज। लेकिन बात वही है कि हम आनंद फानंद में पहले कानून ले आते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि वाह ठीक है तुम कह रहे हो तो हम हटा लेते हैं। तो इस तरह से हटाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो। ये तो वही वाली बात होगी कि आप 5 चीज़ें कुछ भी कर दो और बाद में लोगों का जोश देखते हुए 1 या 2 हटा लो बाकी, और ये सोचते हुए कि चलो 3 बात तो हमारी रह गई। तो ये एक अच्छी पॉलिटिक्स का वो नहीं है, मतलब डिस्प्ले नहीं है। आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये बार्गेनिंग वाली फिर चीज़ें टेंडेंसी लोगों में बढ़ जाएंगी। आप हर बार ऐसा करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि अब उनको इस कानून के बाद इसका विरोध करना है ताकि कुछ हो सके। आप पहले ही इसका मंथन करें लोगों से। 2014 के बाद एक तरह का ये चीज़ आई हुई है कि आप जो भी कानून बनाते हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, लोगों से प्रतिक्रिया लें, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया के बाद उस पर और मंथन हो, फिर कानून बने। लेकिन ये ध्वनि मत से कोई भी कानून है वो पास हो जाता है, ये पता नहीं होता कि कौन किस पक्ष में है कि नहीं है, पक्ष में है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। अगर ये सारा मंथन होगा, पूरा विमर्श होगा, एनालिसिस होगा, तो हर कानून इफेक्टिवली पास होगा, उसका कम से कम विरोध होगा और देश की जो संसाधन है उसका कम से कम नुकसान होगा। नेक्स्ट खबर है पिता राष्ट्रपति बेटा उपराष्ट्रपति की रेस में, फूफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों ये
विश्व की तीसरी बड़ी डेमोक्रेसी जो है इंडोनेशिया, उसकी बात है। तो इस तरह से मतलब बहुत सी जगह पे है ऐसा। पाकिस्तान में भी ऐसा है, वहाँ पे ऐसा रहा है कि बाप और बेटी दोनों मतलब पीएम रहे, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो। ठीक है, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार है, नेपाल में कोइराला परिवार है, इंडिया की भी है बात तो अब हम सब जानते हैं। तो इस तरह की ये जो परिवारवाद है, और यहाँ तो मुझे लगता है कि ये जो पिता राष्ट्रपति है बेटा उपराष्ट्रपति की रेस में, इनका तो जो पालतू कुत्ता है उसको भी जंगल का राजा घोषित कर दिया होगा इन्होंने, क्योंकि वो उसमें भी लीडिंग क्वालिटी आई गई होगी क्योंकि उस परिवार में रहता है। तो दोस्तों ये एक बुरा संदेश है। इस तरह की चीज़ें होती हैं जब लोग अपने खुद के फायदे की देखते हैं तो वो नैतिकता को भूल जाते हैं, और जो किस तरह से कोई चीज़ होनी चाहिए वैसी न होकर उनके अकॉर्डिंग होने लगती है। अब जिनके फूफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो उनके पापा की गलती कैसे निकालेंगे? नहीं ना, सभी सगे संबंधी बैठे हुए हैं। अगली खबर है ईरान की। नियम न मानने वालों पर सख्ती बढ़ी, हिजाब पहनने से इनकार करने पर 74 कोड़े और 24,000 जुर्माना। दोस्तों ये पता नहीं कोड़े आज तक संभाल के किसने रखे हुए हैं, पुराना चमड़ा कितना लगता होगा। औरतों के साथ इस तरह की जाति की खबरें बहुत आती हैं। एक देश की सीमा में रहते हुए हम चिंता कर सकते हैं क्योंकि हमारे कानून, हम अपनी बात कर सकते हैं, यहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा अच्छा है बुरा है। ईरान में ऐसा हो रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? लेकिन मुझे चिंता हो गई तो मैंने इस खबर को इसमें इंक्लूड किया। अब हमारे यहाँ पर जुलूस निकालने से भी शायद इस महिला को जो 74 कोड़े पड़े हैं उसका दर्द कम नहीं होगा, तो ये गलत बात है। बायकट मालदीव के बीच अचानक क्यों चर्चाओं में आया सिंधुदुर्ग? सिंधुदुर्ग ये महाराष्ट्र की कोई जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और एक अच्छा एरिया है, बीच बड़ा ही साफ है। सचिन तेंदुलकर भी अपनी एक जिम्मेदारी, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए देश के लिए। आप अपने देश का सौंदर्य बहुत बढ़ा रहे हैं। देश के स्वाभिमान की जब बात आई, जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर ये समझ नहीं है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात, देश के गर्व की बात है कि एक छोटा सा देश, वहाँ के मंत्री इनका अगर मजाक बनाते हैं तो हमें उनका बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। ऐसा ही हो भी रहा है। ट्विटर पे नेटिजन्स ने बुरी तरह से मालदीव का बायकॉट किया है, लक्षद्वीप को उसके कंपटीटर के रूप में आगे प्रमोट किया है। लक्षद्वीप पर तो अब इजराइल भी आ गया कि हम लक्षद्वीप के सौंदर्यीकरण में बढ़ावा देंगे, सहायता देंगे। अलग अलग जितने भी सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे हैं, वो जागृत हो चुकी है वो, और इस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो सिंधुदुर्ग का भी फोटो सचिन तेंदुलकर अपने बर्थडे पे वहाँ पे गए होंगे 24 अप्रैल को, और तब से उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन ये ज़रूरत सही समय पर उन्होंने यहाँ पर भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। और वो यही है कि जब मालदीव, जो कि टूरिज़्म के मैप पर एक बहुत ही स्पेशल स्थान रखता था, अभी तो लक्षद्वीप, बहुत सारी मालदीव की बुकिंग है वो कैंसिल कर दी गई है और लक्षद्वीप की तरफ पूरा ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो चुका है। और इस बीच सचिन तेंदुलकर ने इस सिंधुदुर्ग की बात की है। तो ऐसी बहुत सारी और भी जो जगह हैं, हमको भी चाहिए कि हम अपने आसपास की अच्छी घूमने की जगह है उसका प्रचार करें, उसको हाईलाइट करें, ताकि लोग बाहर जाने से, हमारे देश का पैसा बाहर जाए उससे अच्छा है हमारे देश में ही रहें और लोग एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो सकें, देश को अच्छे से जान सकें, देश में हार्मोनी, प्रेम, सद्भाव बढ़े। और ऐसे मौके पर जब देश के सम्मान की बात आती है, सभी एकजुट हो जाएं। सचिन तेंदुलकर द्वारा ये करना वाकई बताता है कि वो भारत रत्न है। अगली खबर है, बिना पासपोर्ट दक्षिण कोरिया जाने निकल पड़ी 3 छात्राएं। अब ये क्यों जाने लगी हैं? बीटीएस करके कोई एक बैंड है, म्यूजिकल बैंड है, उसकी दीवानगी है। तो इनके पास, बच्चों के पास 7वीं 8वीं की कोई बच्चियां हैं, किसी तरह उन्होंने 14,000 रुपये इंतजाम किए और घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। घर से निकल गए थे कि बीटीएस से मिलकर आएंगे। इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि बीटीएस की बड़ी फ़ैन है। यार फ़ैन हम भी होते थे कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चले गए, और वो भी जाना कहाँ है, कोरिया। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, दीवानगी इतनी भी ना हो। दीवानगी अच्छी चीज़, आप अपने रोल मॉडल रखिए ना। आप देश में भी बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, बड़े अच्छे आदर्श पेश किए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छे वे में आप उनको आदर्श माने। ऐसा नहीं कि आप देश छोड़ के जा रहे हैं, घर वालों को पता नहीं है, वो चिंतित हो रहे हैं, उनके घर से चोरी करके भाग रहे हो, तो ये कोई दीवानगी अच्छी नहीं लगी हमें तो भाई। नेक्स्ट है, महिला की पीड़ा का एहसास होना चाहिए चाहे किसी भी धर्म की हो। ये केस है बिल्किस बानो का। गोधरा में जो कांड हुआ वो हम सब जानते हैं कि एक कम्युनल राइट हुए थे। इसमें हिंदुओं से भरी ट्रेन जो कि दर्शन करके आ रहे थे, उन पे एक समुदाय विशेष द्वारा अटैक किया जाता है, फिर उसका रिटेलिएशन होता है। इस रिटेलिएशन में बहुत से निर्दोष लोगों के साथ भी अच्छा बुरा जो भी होता है, तो बहुत से लोग विक्टिम बनते हैं। उसमें से एक बिल्किस बानो है। बिल्किस बानो का केस गुजरात से महाराष्ट्र में रेफर कर दिया गया था। इसके बाद इसके जो अपराधी थे उसको गुजरात गवर्नमेंट है वो माफ़ कर देती है। ये 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर यह होता है,
लेकिन इस पे वापस सुनवाई होती है और इसके डिसीजन को रिवर्ट किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि जो जिनको माफ़ी दे दी गई थी उन लोगों को भी वापस जेल में आना है। ये महिला के आत्मसम्मान की बात है, बिल्कुल हम सहमत हैं इससे। और इस तरह के जो केस होते हैं वहाँ पर जो विक्टिम होता है ना, जो अपराधी हैं, उनको तो बिल्कुल जितना सख्ती से निपटो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निर्दोष कोई भी नहीं मरना चाहिए। तो ये किसी निर्दोष के साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर अपराधी को इस ग्राउंड पे कि वो किसी एक ऐसे धर्म का है जिसको सपोर्ट किया जाए या जिसकी मेजोरिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो जज हैं वो भी महिला हैं, नागरत्ना देवी। इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इसके तहत उन्होंने जो अपराधियों को निर्दोष साबित करके माफ़ कर दिया गया था गुजरात गवर्नमेंट द्वारा, उनको वापस गिल्टी पाया है और उनको जेल में आने के लिए कहा है। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।